हेलो, नमस्कार साथियों। मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यहां पर तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो न केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए साथियों, बल्कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा साथ फिलहाल जो चल रहा है बैच, वो चल रहा है एनटीए नेट जेआरएफ को क्रैक करने के लिए, और इसमें हम अपना महाजनपद काल को कवर कर रहे हैं। जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ को, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो इसी में आज हमने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से जीवक कुमार भृत्य ने आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। ये वही जीवक कुमार है जिसने महात्मा बुद्ध को ठीक किया था। महात्मा बुद्ध जब बीमार हो गए थे ना, तो उस समय जो पाटलिपुत्र के राजा थे, मगध का जो राजा था, उसने जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में कुछ दिनों के लिए नियुक्त किया था, संघ के लिए। तो बताइए जरा, कौन सा वो था राजा जिसने जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था, ये बताना आपने। और साथ साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी करना है कि कोई जीवक जो था, उनका पूरा नाम था जीवक कुमार भृत्य। इन्होंने आयुर्वेदिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, कहाँ से इन्होंने आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी, ये बताना आपने। बताइए कमेंट बॉक्स में कि राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि निम्नलिखित में से बुद्ध के काल में गांधार का राजा कौन था। बुद्ध काल में 6th BC में जो था गांधार का राजा कौन था। जन्मेजय, पुष्कर, सारिन, अजातशत्रु या कुणाल। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर सारिन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इसकी डिटेल है, डिटेल अपन देख लेना। हमेशा डिटेल को अच्छे से पढ़ लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला, ठीक है। विद्या व्यापार का केंद्र था ये। बुद्ध का समकालीन शासक पुक्कुसाती या पुष्कर सारिन था, जिसने मगध राज बिंबिसार के दौरान दूत मंदिर भेजा था, ठीक है। अवंती साधुति किया और चंड प्रदोत को हरा दिया था इसने। आगे चलते हैं। पुष्कलावत या उत्तर श्रद्धा गांधार का दूसरा महत्वपूर्ण नगर था। ये पैदल चलकर माता बुद्ध का दर्शन के लिए गया था। नेक्स्ट कहता है कि अंगुत्तर निकाय के कितने सूक्त हैं। अंगुत्तर निकाय के कितने सूक्त हैं, जैसे कि पूछा गया ना, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं, है ना, कितने श्लोक हैं, महाभारत में कितने श्लोक हैं, है ना, या फिर गीता में कितने श्लोक हैं। तो इसी प्रकार से जो बौद्ध और जैन ग्रंथ है, उनमें उनके अंदर जो ऋचाएँ या सूक्त होते हैं उन्हें सूक्त बोला गया है ना। ब्राह्मण ग्रंथों में ऋचाएँ बोल देते हैं, सूक्त बोल देते हैं, या फिर आपके मंत्र बोल देते हैं, श्लोक बोल देते हैं। तो इसी प्रकार से जैन और बौद्ध दर्शन में उन्हें सूक्त बोलते हैं, सूक्त या सुक्त, एक ही बात है। तो बताइए कितने कितने थे। 2300, 2100, 1800 या 6400। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2300। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति में कितने भिक्षुओं ने सहभागिता की थी। हाँ, दूसरे बौद्ध संगीति में कितने बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था, ये पूछ रहा क्वेश्चन हमसे। पहले में कोई बता कि जरा, पहले बौद्ध संगीति में कितने भिक्षुओं ने भाग लिया था।
देखो क्या होता है, स्टार्टिंग की कोई भी चीज़ होती है शुरुआत में बहुत छोटे स्टेप से होती है ना। शुरुआत जो बहुत छोटे स्टेप से होती है, लेकिन आगे धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता है और उसमें जब लोग लगे रहते हैं, कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं, तो वो सिस्टम जो है धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। ठीक, देख लो अब आपके सामने 500, 700, 1000, 900 चार ऑप्शन देखे, तो इतने लोगों ने भाग लिया था इनमें से। तो क्या होता है इतने लोगों से? इसी प्रकार से जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, उस समय ओनली 72 मेंबर्स थे उस समय, पता होगा सभी को, है ना। आज कांग्रेस के कितने मेंबर्स हैं? तो खैर कांग्रेस वो वाली कांग्रेस नहीं रही देखा जाए तो, जो 10, 15, 20, 30 साल पहले थी, है ना। अब तो बीजेपी का परचम लहरा रहा है, 10 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। तो इसका राइट आंसर 700 हो जाएगा। आगे कहते हैं कि अभिधम्म पीठिका को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया? अभिधम्म पीठिका को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया? ये कह रहा है कि क्या नाम है कि कौन सी बौद्ध संगीति में अभिधम्म लिखा गया, अभिधम्म पिटक जो है था ना, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक कहलाए गए हैं ना ये तीनों चीज़ें। तो तीसरा पिटक जो अभिधम्म पिटक, वो कौन सी बौद्ध संगीति में जो है कि संकलन किया गया था उसका? आपको ये बताना चाहिए कि पहली कब हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी, तीसरी कहाँ हुई थी, चौथी कहाँ हुई थी, तभी आप इसका राइट आंसर कर पाओगे, है ना। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जैन संगीतिया, उनके अध्यक्ष, उनका स्थान, और इसी प्रकार से बौद्ध संगीतिया, उनके स्थान, उनके अध्यक्ष, उनके समकालीन राजा और उनका टाइम पीरियड, ये देख लेना अपना अच्छे से। हर बार क्वेश्चन आता है इनमें से, घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं से बना दिया जाता है। तो अभिधम्म पिटक पहला बताना चाहिए कि कौन सी पीठी उसमें लिखा गया था, ये इसका संकलन हुआ था। तो ये हुआ था पाटलिपुत्र की परिषद में। पाटलिपुत्र के कौन सी वो थी, क्या बोलते हैं, बौद्ध संगीति पहली हुई थी आपकी राजगृह में, अजातशत्रु समय में। दूसरी हुई थी आपकी ये वैशाली में कालाशोक के समय। तीसरी हुई थी आपकी पाटलिपुत्र, तीसरी में ही ये लिखा गया था अभिधम्म पिटक, अशोक के समकालीन 255 या 251 BC टाइम पीरियड था इसका। और चौथी आपकी कश्मीर हुई थी अशोक आपके कनिष्क के काल में, कश्मीर में कुंडल वन में। तो इस प्रकार से देख लेना अपना सारा डिटेल। बाकी नेक्स्ट कहता है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? हाँ, बौद्ध धर्म जो था प्रमुख रूप से कौन सी बौद्ध संगीति के बाद स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान भागों में बट गया था? नेट का आया क्वेश्चन है ये, डिजिट हिस्ट्री 2009 का भी है। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चौथी बौद्ध संगीति में स्पष्ट रूप से बढ़ गया था। हालांकि देखा जाए तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में ही इनके दो अलग अलग विचार बन गए थे, महासांगिक और स्थिरवादी। स्थिरवादी से ये आपका हीनयान, और महासांगिकों से फिर बाद में आगे चलकर चौथी बौद्ध संगीति में महायान का उदय हुआ। ठीक है, पहली में ही थोड़े मतभेद होना शुरू हो गए थे, देख लेना अपना, मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट कहता है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? बताइए, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कनिष्क, है ना। कश्मीर के कुंडलन में हुई थी। इसका अध्यक्ष जो था वसुमित्र, और अशोक वशिष्ठ के उपाध्यक्ष थे।
ठीक है। यहाँ पर महासांगिक का वर्चस्व था, जहाँ पर जिसकी वजह से महायान और हीनयान हुआ, जिससे महासांगिक से ही महायान का उदय हुआ था बाद में। ठीक है, ये इसकी डिटेल है। आगे चलते हैं। कहता है कि वल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वल्लभी में कौन सी जैन सभा हुई थी, देख लेना, है ना। वल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? नागार्जुन, कुंदकुंद, सकंदिल और बाहुबली, किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नागार्जुन ने। प्रथम जैन संगीति थी ये, जो कि आपके वल्लभी में आयोजित हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में, 300 ईसा पूर्व। अरे नहीं भाई, ये तो वो है, पहले जैन संगीत 300 ईस्वी में हुई थी। और क्या बोलते हैं ये, इसके की अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, ये 512 में हुई थी बाद में, जो सेकंड हुई थी, जो वैशाली में जो हुई थी, ये बाद में हुई थी भाई। चौथी पाँचवीं शताब्दी में, 512 पाँचवीं शताब्दी जो है, चौथी पाँचवीं शताब्दी दे रखा है यहाँ पे, कहीं कि आपको 512 भी AD मिलेगा। पाँचवीं शताब्दी में वो थोड़ा थोड़ा वल्लभी में इसकी खांडिल्य और नागार्जुन ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, जो सफल नहीं हो सके थे। द्वितीय जैन संगीति ये है भाई, मेन जो है 513 में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति वल्लभी गुजरात में, ये मेन है। 512 मिलेगा, कहीं कहीं 513 मिलेगा आपको। मैच मेकिंग क्वेश्चन आ गया आपका। जैन वाचन और उनके अध्यक्ष, एक दो तीन, बताइए राइट आंसर क्या होगा? 1 2 3, चौथा ऑप्शन दे रखा है क्या? देखें जरा, देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन दे रखा है 3 ही केवल। अभी डिटेल बताइए आपको ऊपर, उनमें से देख लो कि इसके ऑप्शन दिए गए में से आपने बताना है। एक बार फिर दिखा देता हूँ आप सभी को। ये तो इसकी डिटेल में से अगर आपने देखो, समझदार होकर देख लोगे आप लोग, है ना। ये देखो, पाटलिपुत्र की जैन संगीति, मथुरा की, वल्लभी की, और एक जो दिखाई गई है वो, चारों का आपने राइट आंसर करना है। आर्सकंदिल देवार्थिगण, देवार्थिगण होगा ये, देवार्थीगण ही नहीं है, देवार्थिगण ही होगा। नागार्जुन सूरी, मैंने बताया ना, जिसके पीछे सूर्य लगे वो जैन से संबंधित होता है ज़्यादातर मामलों में। ठीक है, तो नागार्जुन सूर्य या नागार्जुन एक ही बात है। और यहाँ पर उनके ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। वल्लभी की द्वितीय वाचन मतलब द्वितीय संगीति, यहाँ पर जैन ग्रंथों का वाचन किया गया था, वाचन किया गया था, उसे वाचन बोलते हैं। तो मूल जो है ना, मूल ये पाली प्राकृत के शब्द होते हैं, तो ज़्यादातर साहित्य पाली प्राकृत में लिखा गया इनका। जैन का मागधी में, और बुद्धिस्ट का पाली प्राकृत में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये इसकी डिटेल है। पाटलिपुत्र की स्थूलभद्र
थी अध्यक्ष मथुरा के आर्य कंदील वल्लभी प्रथम, वल्लभी 2 हुई थी, पहले थे नागार्जुन सूरी और दूसरी की वजह देवारदी समाश्रमण। कहीं आपको ओनली देवारदी गणी भी मिलेगा या फिर कहीं कहीं आपको ओनली समाश्रमण भी मिलेगा, एक ही बात है। आगे था जैन ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ, बताइए, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, पता ही होगा इसका, तो ये वल्लभी में हुआ था इनका, ठीक है ना। जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। जैन सभा, कौन सी जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, ये पूछ रहा क्वेश्चन हमसे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को बड़ी तरह सटीक विकल्प को चुनिए। ए और बी 2 कथन दिए हुए यहाँ पे, तो इनमें से कौन सा सही है, बताइए। छत्तीसगढ़ PCS प्री 2022 का क्वेश्चन, अभी हाल ही का क्वेश्चन है, और बताओ। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ये सही है, लेकिन कथन बी जो है वो गलत है। लेकिन तो कौन राजगृह में स्थित नहीं है, बीच युग आया वो क्वेश्चन है। बताइए कौन, क्या सब यहाँ पर स्थापित वो नहीं है, राजगृह में नहीं है। छप्परनी गुफा, गिरधकूट पर्वत, वेणुवल विहार और तिलादक विहार। राजगृह बोले तो मगध साम्राज्य की समृद्ध राजधानी, उसके बाद फिर पाटलिपुत्र, उसी को बड़ा करके थोड़ा सा पाटलिपुत्र बसाया गया था, और फिर बाद में पटना, आधुनिक समय में जिसका नाम है पटना जिसे कहते हैं, वो उसकी बात हो रही है। क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें है ही तिलादक विहार जो ये यहाँ पे नहीं है। राजगृह, रामायण में इसका नाम वसुमती मिलता है, ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। तो पुराणों में तथा महाभारत में, रामायण में इसका नाम वसुमती, पुराणों तथा महाभारत में बृहद्रथपुर, बृहद्रथपुर एक प्रकार से। बौद्ध जैन ग्रंथों तवेन सवांग ने इसका नाम कुशागरपुर बताया है। बुद्ध आतंक प्रचार का प्रारंभिक केंद्र था।
यहाँ का गृद्धकूट पर्वत बुद्ध का सबसे प्रिय निवास स्थान था। ठीक है, वेणुवल विहार, सबसे गुफा, ये सारी यहाँ पे है। एक गणतंत्रात्मक राज्य में न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। गणतंत्रात्मक राज्य में न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? सूत्रधार, उपराजा, शाला का ग्राहक या उद्वाहिक? शला का ग्राहक होगा ये, शला का ग्राहक। हाँ ठीक है, शला का ग्राहक। राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सूत्रधार एवं उपराजा। और ए और दो भाई दोनों ही है, ये तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई, इसमें ऑप्शन दो दे दिए, दोनों ही थे सही है हमारे। ठीक है, वज्र संघ के न्यायालय अलग बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलास से मिलता है। वज्र संघ में 8 न्यायालय की अपराध परीक्षा करते थे। कौन से? नीचे महामात्र, व्यवहारिक, सूत्रधार आ गया ना, अष्टकुलक, भांडागारिक, सेनापति, उपराजा एवं राजा। उपराजा और ये न्यायालय थे। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे ना क्या थोड़ा सा गड़बड़ हो रखी है। क्या हो रखी है कि थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेमिंग ठीक नहीं कर रखी। यहाँ पूछा गया है कि न्यायाधीश को किस नाम जाना जाता, और यहाँ ऑप्शन में जो दिए गए हैं ये दिए गए हैं आपके न्यायालयों के नाम, है ना। ये देखिए नीचे महामात्र, अपराध जांच करने वाला, व्यवहारिक, सूत्रधार, अष्टकुलक, भांडागारिक, सेनापति, उपराजा एवं महाराजा। ये तो नीचे से ऊपर तक की तरफ ये हमारे होते हैं ना, सेशन कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, इस प्रकार से। इसका जो इसका क्या बोलते हैं, जो शुद्ध जो सत्य, निकटतम सत्य है ना, वो इसका फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, ना कि ये उपराजा नहीं होगा, सूत्रधार होगा, ए होगा, देख लेना अपना। ठीक है, घोषिताराम विहार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? बताइए, कौशाम्बी, नालंदा, सारनाथ या नागार्जुनी कोंडा? जिनके पीछे राम लगा है ना, जिनके पीछे जो जो स्थल है, इनके पीछे राम का नाम लगा है ना, ये राम वो नहीं, आराम होता है। और विहार और बौद्ध स्थलों को बोला गया था, इनको विहारों को घोषित आराम। जैसे कि बिहार में आज भी एक जगह नाम है सासाराम, तो इस जमाने वो विहार रहा होगा बुद्धिस्टों का, है ना। तो इस प्रकार से सासाराम विहार, घोषित आराम विहार, इस प्रकार के बौद्ध विहार हुआ करते थे, बौद्ध मठ हुआ करते थे जहाँ बुद्धिस्ट लोग रहते थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। हस्तिनापुर संबंध में कौन सा कथन सही है? हस्तिनापुर की बात हो रही है, नेट कल इंडियन कल्चर का 2019 क्वेश्चन है ये। फर्स्ट कहता है कि यह गंगा जमुना दोआब स्थित प्राचीन नगर केंद्रों में से एक था। हस्तिनापुर की बात हो रही है। यह किसी महाजनपद का राजनीतिक केंद्र नहीं था। 2 कौन से कथन सही है? 2 हो गए, 2 आपको इधर दिखा देते हैं। महाभारत में इसकी प्रधानता से जिक्र है, और उत्खनन से पता चला कि इस नगर में सैलाब आया होगा। ऑप्शन दिए गए, विकल्प दिए गए हैं, इनमें से बताइए कौन सा सही है। 1 2 3 4 ABC, ACD, AB और ABCD। 3 3 2 4। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका साथियों? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 A, C और D। ये इसकी डिटेल है, देख लेना। ठीक है,
ये लाल से बताएगी थी, ठीक है ना। यहीं पे ही उन मृत भांडों का नाम पता गया था ना, OCP, उस दिन सचिन उड़ा पूछ रहा था, तो यही था वो, देख लेना डिटेल। कौन सा कथन सही है, फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया आपका। कहता है कि अजित केश कमलिनी के सिद्धांत का भौतिकवादी पहलू उन्हें उत्तर चार व विचार झार से जोड़ता है, और BCD चारों में से कौन से कथन सही है। बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया यार, तो इसमें आ भी नहीं रहा, क्या करेंगे इसका। चलो अब देख के बता दो। बड़ी ठंड हो रखी है यार, बच के रहो भैया, शीत लहर चल रही है हमारे यहाँ तो। बर्फीली पहाड़ियों में जम्मू कश्मीर हिमाचल साइड में जो बर्फ़ पड़ी है ना, उसकी शीत लहर यहाँ तक आ रही है। ईश्वर से प्रार्थना करो एक बारिश हो जाए, सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा उससे, और फसलों को पानी मिल जाएगा, और सर्दी थोड़ी कम हो जाएगी, नेचुरल होगी। ओस पड़ेगी, धुंध पड़ेगी, वो अच्छी होती, बजाय ये सूखी ठंड पड़ रही इस समय तो, कोहरा जम रहा, पाला पड़ा होगा अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ओनली A, B और C के ऑप्शन के, ठीक है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार बुद्ध ने कहा, जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पा लेता है तो वह वेवनयंती वर्ण विहीन हो जाता है। मातंगुपाली हज्जाम नाई थे, सुनती आदि शूद्र वर्णी व्यक्ति ने बौद्ध संघ में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, है ना। लेकिन हाँ ये देखो, यदि हम संघ की सदस्य का सूक्ष्म विश्लेषण करें तो पता चलता है कि संघ में ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के बाहुल्य अधिक था, जबकि गैपति सेठ या निम्न कुल के सदस्य काफी कम नजर आते हैं। आनंद अरिनूर आदि क्षत्रिय वर्ग थे, जबकि सारे पुत्र महामोगलायन तथा कमाकर सब ब्राह्मण वर्ग से थे। देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा है भाई, जितनी जड़ें इतनी गहरी है ना वर्ण व्यवस्था और जातिवादी की, कोई अछूता नहीं रहा इससे। कहता है कि किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह वर्ण भी नहीं होता है। अभी बताया आपको डिटेल में। कहता है पूर्ववर्ती पाली लेखों के अनुसार निम्नलिखित किस श्रेणी के व्यक्तियों को नीच कुल वाला अथवा हीन जाति का नहीं माना जाता था। नीच कुल अथवा हीन जाति का नहीं माना जाता था। पूर्ववर्ती पाली लेखों की बात हो रही है, प्रारंभिक पाली लेख जो थे उनकी बात हो रही है। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, मृतापा। प्राचीन बुद्ध ग्रंथों में हिन्न सिप शब्द का प्रयोग निम्न जातियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसे प्राय पाँच जातियों को लिखा हुआ है: चांडाल, निषाद, वेण, रथकार तथा पुक्कुस। हिन्न सिप मतलब निम्न, वो सिप मतलब एक प्रकार से शिल्प, जैसे हम शिल्पकार बोलते हैं ना, इसे सिप बोला गया है पाली भाषा में, पाली प्राकृत में शिल्प, है ना। तो ये चांडाल, निषाद, वेण, रथकार तथा पुक्कुस, ये लोग ये से इससे संबंधित जो शिल्पी थे उनको हिन्न सिप बोला गया है, ठीक है। ये डिटेल है, देख लेना भाई अपने अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बुद्ध की शिक्षाएं संकलित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथ ही, नेट का क्वेश्चन है। बुद्ध के विनय के नियम किस ग्रंथ में है और बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में है, दोनों अच्छे से देख लेना। आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको लोगों को, जो मैं बताता हूँ कॉपी पे लेके बैठा करो, साथ नोट कर लिया करो, बाद में अपने क्लास खत्म होने के बाद में अपना उसको एक बार देख लिया करो और उसमें से नोट्स बना लो। सिंपल यार, क्या दिक्कत है बताओ। 2 ऑप्शन वहाँ दिखाएं आपको, 2 ऑप्शन आपको यहाँ दिखा देता हूँ, विनय पिटक में या फिर नैपुल्य सूत्र में, और 2 वहाँ थे। बताइए किस में राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सुट्टे पिटक। जातक कथाओं का वर्णन निम्नलिखित किस में से किस में मिलता है, बताइए। जातक कथाओं की बात हो रही है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कथाओं के नाम से बोला गया उनको, ठीक है ना। 500 से अधिक है, 550 के लगभग है, कहीं 550 मिलेगा, कहीं 560 मिलेगा, ठीक है। तो किस में मिलती है वो जातक कथाएं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, या सही सभी में। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुत्त पिटक की बात हो रही है। निम्नलिखित कौन सा बौद्ध ग्रंथ जो है, निम्नलिखित कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिंपल क्वेश्चन सब होता है, विनय पिटक बुद्ध से। बुद्ध के परम संकल्प प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित किस ग्रंथ का अंग है, धम्मपद किस ग्रंथ का अंग है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किसका कौन सा का अंग है ये। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित किस ग्रंथ का अंग है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सुत्त पिटक। नेक्स्ट कहता है बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है। हाँ ये आ गया ना, देखो दार्शनिक विवेचन दर्शन किस में मिलते हैं, और विनय वो आपके बुद्ध महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में मिलती हैं, दोनों देख लेना अपना। तो दार्शनिक विवेचन जो मिलता है वो मिलता है अपना अभिधम्म पिटक में। नेक्स्ट विनय पिटक द्वारा का संकलन किसके द्वारा किया गया था, उपाली। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, यमक जो बुद्ध पिटक से क्या संबंधित है, अभिधम्म पिटक, इसकी डिटेल है। आगे तक अणुव्रत और महाव्रत के प्रत्यय किसकी नैतिकता में अंतर्निहित है, अणुव्रत और महाव्रत। अगर देखा जाए तो ये आज के लिए आपका होमवर्क देके जा रहा हूँ मैं, आज के लिए इतना काफ़ी है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे अभी से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत। अपनी स्टडी में लगे रहिए साथियों। आज सैटरडे है, रात 8:30 बजे तैयार रहना, गूगल मीट होगी या जो भी जैसे भी होगा आपको मैसेज मिल जाएगा उस चीज़ का। टेलीग्राम चैनल पे व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाना और डिस्कशन करेंगे। जो मेन पॉइंट बताए अपना नोट कर लें, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत।